तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अभिषेक और मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ स्टडी कैंपस में। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि अगले मंथ से हमारे बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं और फॉर योर हेल्प इन फिजिक्स इन क्लास 10th आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू सीरीज़ इन विच मैं चैप्टर वाइज एक एक करके वन शॉट वीडियो लेकर आऊँगा। और इस सीरीज़ के क्रम में जो पहला चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस इज़ इलेक्ट्रिसिटी। कारण इसका ये है कि इलेक्ट्रिसिटी होल्ड्स अ मेजर चंक, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये 10th के लिए। तो विल स्टार्ट फ्रॉम टुडे। इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिसिटी को और विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। आप इस पे फोकस करिएगा। मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर को जितने कम समय में ख़त्म कर सकता हूँ उतने कम समय में ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में कि भैया चार्ज किसे कहते हैं। एक सेकंड के लिए इसको साइड कर देते हैं और वी विल टॉक अबाउट चार्जेस। ठीक है। आवेश, यहाँ पर देखिए नोट्स हिंदी में है बट हम इंग्लिश में भी डिस्कस करेंगे। आवेश यानी चार्ज, ये लिखा हुआ है विद्युत का मूल आधार। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पर डेफिनेशन है, आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह विद्युत या चुंबकीय प्रभाव को उत्पन्न करता है। चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल। चार्ज की अगर हम बात करें तो प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल, जिसके कारण से दो चीज़ें आपको दिखाई दे सकती हैं किसी भी मटेरियल के अंदर। एक तो वो इलेक्ट्रिसिटी के प्रॉपर्टी को शो कर सकता है, दूसरा वो मैग्नेटिज्म को शो कर सकता है। ठीक है ना। चार्जेस के बारे में अगर हम थोड़ी बहुत बातें और करें तो हमें पता है चार्जेस की प्रॉपर्टी की चर्चा अगर हम करते हैं, अगर आपको कोई बैकग्राउंड नॉइजेस सुनाई दे रही होंगी तो इग्नोर दैट। फॉर दिस पर्पस आप इस वीडियो पे फोकस करिएगा। ठीक है। इफ विल टॉक अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस ना, अगर हम चार्जेस की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो आपको पता है यहाँ कुछ बातें बेसिक लिखी हुई हैं कि सजातीय आवेश प्रतिकर्षित करते हैं और विजातीय आवेश एक दूसरे को विकर्षित करते हैं। सजातीय का मतलब होता है सेम चार्जेस। ठीक है। सेम कौन कौन से होंगे? जैसे प्लस और प्लस चार्ज, जैसे माइनस और माइनस चार्ज। अब आपको इतना तो पता होगा, सिंस हम लोग रिवीजन में चल रहे हैं तो आपको ये पता है कि प्लस चार्ज यानी प्रोटॉन्स की हम बात करते हैं, प्रोटॉन्स पर होते हैं पॉजिटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज यानी हम बात कर रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है ना। और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जब हम बात करते हैं तब हमें एक बात और पता होनी चाहिए, और वो क्या है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर जो अमाउंट ऑफ चार्ज होगा वो भी क्या होगा? सेम होगा। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर जो अमाउंट ऑफ चार्ज होगा वो होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, जहां पर कूलम क्या है? चार्ज का एसआई यूनिट है। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, उसका एसआई यूनिट होता है भैया कूलॉम, जिसको हिंदी में कूलॉम ही लिखते हैं। और ये जो अमाउंट है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इसको हम लोग कहते हैं फंडामेंटल चार्ज यानी मूल आवेश। ठीक है ना। इस मूल आवेश की अगर हम बात करें तो ये इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव होता है और यही प्रोटॉन में क्या होता है? पॉजिटिव होता है। इतनी बातें आई गेस आप लोगों को पहले से पता होंगी। ठीक है ना। नाउ हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। चार्जेस की थोड़ी और प्रॉपर्टीज की चर्चा करें तो हम यहाँ कह रहे थे कि सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, सेम चार्जेस रिपेल करेंगे, और विजातीय आवेश यानी अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को क्या करेंगे भाई? तो अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है। व्हेन वी टॉक अबाउट फर्दर, हम अगर आगे की बात करें तो चार्जेस में कुछ प्रॉपर्टीज और होती हैं। पहली प्रॉपर्टी हमने ये बताई कि भाई प्लस और प्लस या माइनस माइनस अगर हम रखें तो ये एक दूसरे को करेंगे रिपेल, और अगर हमने प्लस माइनस का जोड़ा रख दिया तो ये एक दूसरे को करेंगे अट्रैक्ट। ठीक है ना। अब अगर हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी आ जाती है जिसको हम कहते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। ठीक है ना। क्या कहते हैं? एडिटिविटी। देखो, अगर मेरे पास एक बॉडी है, इसमें यहाँ पर एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज -Q2 है, एक चार्ज Q3 है। ठीक है ना। और मेरे को इस पूरे बॉडी का टोटल चार्ज निकालना है, तो दैट टोटल चार्ज विल बी कैपिटल Q इक्वल्स टू Q1 प्लस -Q2 और प्लस Q3। ठीक है ना। अगर मैं इसको थोड़ा साफ से लिखने की कोशिश करूं तो कैपिटल Q इक्वल्स टू, ध्यान से देखिए, Q1 प्लस -Q2 प्लस Q3। ठीक है। क्या हुआ यहाँ पर? टोटल चार्ज जब हमने निकाला
तो इन सभी चार्जेस का कर दिया सीधा सीधा अलजेब्रिक सम, सीधा सीधा जोड़ दिया साइन के साथ। क्यों? क्योंकि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एडिटिविटी ऑफ चार्जेस, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरी प्रॉपर्टी की, जिसको हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहलाता है? अगर हमारे पास कोई आइसोलेटेड बॉडी है, देखो इतना टाइम नहीं है कि हम हर चीज के बारे में बात करें। आइसोलेटेड बॉडी किसको कहते हैं? तो एक ऐसी बॉडी जिसमें हम ना बाहर से कोई चार्ज ले पाए और ना ही बाहर कोई चार्ज इससे चली जाए। या आइसोलेटेड अगर हम सिस्टम की बात करें तो देखो बॉडी और सिस्टम में बहुत बेसिक डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है? एक सिंगल बॉडी को हम बॉडी कहेंगे और एक से ज्यादा अगर बॉडीज कहीं पर हो गई तो उसको सिस्टम कहा जाएगा। तो एक ऐसा सिस्टम जिसमें एक्सटर्नल चार्ज ना तो हम बाहर से कहीं से चार्ज ले पाए और ना ही बाहर किसी को चार्ज दे पाए, तो हम ऐसे सिस्टम को आइसोलेटेड कहेंगे। क्या बोलेंगे? आइसोलेटेड सिस्टम। इसका मतलब क्या? अगर मेरे पास बॉडी ए है, मेरे पास बॉडी बी है, इसके 5 कूलम ऑफ चार्ज है और इसके पास मान लेते हैं 3 कूलम ऑफ चार्ज है, तो ये केवल एक दूसरे से चार्जेस को एक्सचेंज कर सकते हैं। तो इनको मैं बोलूंगा ये आइसोलेटेड सिस्टम है। अगर मैं इस टोटल सिस्टम के चार्ज की बात करूं तो यह भी 8 कूलम है। अगर हमने इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया तो मुझे पता है 1 कूलम चार्ज इधर उठ के इधर चला जाएगा, ठीक है ना, मैंने ए से बी की तरफ चला जाएगा ऑब्वियसली। और जो ए का चार्ज हो जाएगा वो अब 4 कूलम हो जाएगा, बी का चार्ज हो जाएगा वो भी 4 कूलम हो जाएगा। और अगर मैं इस पूरे सिस्टम की बात करूं तो अभी भी इसका चार्ज कितना है? 8 कूलम है। तो इसका मतलब क्या? आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज आइसोलेट कनेक्शन से पहले भी 8 कूलम था, कनेक्शन से बाद भी 8 कूलम है। इसका मतलब इसका चार्ज, टोटल चार्ज क्या है? नेट चार्ज इज ऑलवेज क्या? कांस्टेंट, या इसको हम बोल सकते हैं कंजर्व्ड, ठीक है ना। नेट चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है ना। अगर मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करूं तो दिस प्रॉपर्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए मैंने कलर बदल दिया। देखो, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। किसकी बात कर रहे हैं हम? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मुझे पता है मैं थोड़ा जल्दी जल्दी में चल रहा हूँ, बट जस्ट बिकॉज पूरे चैप्टर को खत्म करना है, आप अपने हिसाब से स्पीड को एडजस्ट करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब होता है अगर मैं किसी बॉडी के टोटल चार्ज की बात करता हूँ तब, ठीक है ना, बॉडी के या सिस्टम के टोटल चार्ज की बात करता हूँ तब वो हमेशा फंडामेंटल चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल में होता है। इसका मतलब क्या समझ सकते हैं? इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं भाई कि अगर मैं किसी सिस्टम के चार्ज की बात करूं तो या तो उस पर ई चार्ज होगा, या तो उस पर 2e चार्ज होगा, या तो उस पर 3e चार्ज होगा, या उस पर ne चार्ज होगा। यानी n की वैल्यू हमेशा इंटीजर होगी, 1 2 3 4 सो ऑन एंड सो फोर्थ। समझ में आ रही है? इसका मतलब ये है सर कि चार्ज जो होंगे किसी भी सिस्टम पर वो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होंगे, हमेशा फंडामेंटल चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल में होंगे। और हम जानते हैं फंडामेंटल चार्ज की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एक बात समझिएगा, इस पर क्वेश्चंस आपको न्यूमेरिकल में भी पूछ सकते हैं। समझ में आई? तो सो फार वी हैव डिस्कस, हमने चार्ज को पूरी तरीके से डिस्कस कर लिया। जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें चार्ज में हमें लग रही हैं कि क्या किया जा सकता है, हमने कर लिया। चार्ज किसको कहते हैं ये पता चल गया, चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज हमें पता चल गई, आवेश के संरक्षण के बारे में हमने बात कर ली, यानी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में बात कर ली। अब हम चलते हैं आगे, ठीक है ना। देखो एक बात समझ लेना भैया, अभी इस स्लाइड के अंदर विद्युत धारा और विभवांतर है। मैं थोड़ा धारा यानी करंट के बारे में बात करना चाहता हूँ। करंट क्या है भाई? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है ना। यानी किसी भी सर्किट में या किसी भी वायर में यूनिट टाइम में टी की वैल्यू को अगर हम 1 कर दें तो करंट की वैल्यू हो जाएगी टोटल चार्ज के बराबर। यानी यूनिट टाइम के अंदर कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, दैट विल बी कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। आपसे पेपर में पूछेगा, यू शुड राइट कि भैया करंट क्या है? रेट है काहे का? ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है ना। हिंदी में अगर बात करें तो यहाँ लिखा ही हुआ है भैया, करंट क्या है? आवेश प्रवाह की दर है। समझ में आ रही है ना? धारा की दिशा क्या होगी सर? तो डायरेक्शन जो होगा करंट का फ्लो वो पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होता है। कहीं कहीं ये भी लिखा रहता है कि इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत होता है, ठीक है ना। इसका इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ बढ़ते हैं। समझ में आ गई बात? ठीक, चलिए सर
इतनी चीज़ें हमने कर ली, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। अब हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में अगर आगे फर्दर बात करने की कोशिश करें, तो इलेक्ट्रिक करंट की अगर एसआई यूनिट की बात करें, तो चार्ज की एसआई यूनिट कूलॉम होती है, टाइम की एसआई यूनिट होती है सेकंड, ठीक है ना, टी लिख दिया मैंने सेकंड, इसको बोलेंगे कूलॉम पर सेकंड, जिसको एक नाम और हम जानते हैं, इसका एक नाम और होता है एम्पियर, ठीक है ना, एम्पियर यानी कैपिटल ए। तो करंट की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है एम्पियर। समझ में आ गई बात? ठीक, इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। तो सो फार हम लोगों ने कितनी चीज़ें डिस्कस कर ली भैया? हमने बात कर ली चार्जेस के बारे में, हमने चार्जेस के प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर ली, हमने बात कर ली इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, ठीक है ना। अगर हमने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में चर्चा कर ली है सर, तो हमें फर्दर आगे छोटी मोटी चीज़ें और करनी है। अच्छा, एक बात और बता देता हूँ, बीच में एक कॉन्सेप्ट और मतलब पीछे छूट गया था, जिसको हम बाइंडिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट कहते हैं, इस वजह से क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ पर एक टॉपिक समझाना चाह रहा हूँ, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, थोड़ा सा समझ लीजिए तो अच्छा रहेगा, ठीक है। आप लोग अपने हिसाब से नोट करते चलना। देखो, हम एक बात जानते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर में कि जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में क्या होता है, हमारे पॉजिटिव चार्ज होते हैं, ठीक है ना, मैंने प्रोटॉन्स और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं अपने ऑर्बिट के अंदर, ठीक है। अब हमें एक बात और भी पता है कि अगर कोई भी बॉडी है वो अगर सर्कुलर मोशन कर रही है किसी भी सेंटर के अराउंड, तो हमको ये पता है कि उस बॉडी की बात अगर हम करें तो वो सेंटर से किसी एनर्जी से बंधी होती है। इसी तरीके से अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी भी नाभिक या न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, तो वो एक एनर्जी से बंधी होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं सर बाइंडिंग एनर्जी। हिंदी में इसको क्या बोला जाता है, बंधन ऊर्जा, ठीक है ना। इसको हिंदी में क्या बोला जाएगा, बंधन ऊर्जा की, ठीक है। और बंधन ऊर्जा की अगर हम बात करें, तो बाइंडिंग एनर्जी जो है वो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती है, यानी पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ेगी, बाइंडिंग एनर्जी वैसे वैसे घटती चली जाती है। ऑब्वियस बात है, जो चीज़ें दूर रहेंगी उसके ऊपर हमारी एनर्जी कम लगेगी, जो नज़दीक होगी उस पर एनर्जी हमारी ज़्यादा लगेगी। अब बाइंडिंग एनर्जी की बात हम क्यों कर रहे हैं, इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि कई सारे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होंगे, कई सारे बेसिकली एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनका ऑर्बिट बहुत बड़ा होता है, और जिसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है, वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, उसकी बाइंडिंग एनर्जी बहुत कम होती है। इतनी कम होती है कि थोड़ी सी भी हीट एनर्जी निकले मिले उसको, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपने ऑर्बिट को छोड़ करके बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। ऐसे इलेक्ट्रॉन जिसकी बाइंडिंग एनर्जी बहुत कम होगी और वो थोड़ी सी एनर्जी मिलने पर अपने ऑर्बिट को छोड़कर बाहर निकल जाएगा, उसे हम नाम देते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। और यही फ्री इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए भाई साहब, यही फ्री इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होता है कंडक्टिविटी के लिए। इसका मतलब यही फ्री इलेक्ट्रॉन है जो चार्ज को क्या करके चलता है, कैरी करके चलता है। इसीलिए इसको हम एक नाम और देते हैं चार्ज कैरियर, हिंदी में कहा जाए तो आवेश वाहक। समझ में आई बात ना। अब वो पदार्थ जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होंगे उन्हें कंडक्टर यानी चालक या सुचालक कहेंगे, और वो पदार्थ जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स लगभग नहीं के बराबर होते हैं उन्हें कुचालक यानी इंसुलेटर कहा जाता है। समझ में आ गई बात? तो ये कुछ बेसिक बातें थी जो मेरे को पीछे बतानी थी, ठीक है। अब हम बात कर चुके थे इलेक्ट्रिक करंट की, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का जो मात्रक होगा, जो एसआई यूनिट होगी, दैट विल बी एम्पियर, ठीक है ना। अब अगर हमने इलेक्ट्रिक करंट की बात कर ली, तो हमारे पास एक चीज़ और बचती है जिसकी बात हम पहले कर लें, फिर हम पोटेंशियल की तरफ चलेंगे, एंड दैट इज़ व्हाट, इलेक्ट्रिकल सर्किट, ठीक है ना भैया। ऐसा है, करंट किसी भी पाथ पर ट्रेवल करती है, जैसे हम लोगों ने बुक्स में देखा होगा, ये दिस इज द पाथ ऑफ द करंट। इसी पाथ को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट कहेंगे, ठीक है। सिंपल शॉर्ट में मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इसी को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट। बेसिकली इसकी शर्त ये है कि भैया ये बीच से ब्रोकन नहीं होना चाहिए। अगर पॉजिटिव साइड ऑफ बैटरी से निकल रही है तो नेगेटिव साइड ऑफ बैटरी पे खत्म हो जाना चाहिए। इसके अंदर बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट जुड़े होते हैं, उन सारे इंस्ट्रूमेंट के सिंबल्स के बारे में हम बात करते हैं। बेसिकली व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट, तो द पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। लेकिन ये अनब्रोकन होना चाहिए, ये बीच में से टूटा नहीं होना चाहिए। ये पॉजिटिव साइड से निकल रहा है तो नेगेटिव साइड पे खत्म होना चाहिए, ठीक है ना।
नाउ विल डिस्कस सम सिंबल्स। अगर हम बात करें कि कहीं इलेक्ट्रिक सर्किट में ऐसा सिंबल आ गया तो ये ऐसे वायर्स होते हैं जो एक दूसरे से क्या है भैया कनेक्टेड हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए तार हैं। और अगर कोई वायर ऐसा जंप के साथ बना तो ये एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होते भैया। समझ में आ गई बात? तो ये दो वायर्स का सिंबल हो गया। एक सिंबल हम बार बार देख रहे होते हैं, ठीक है। इस सिंबल को बोला जाता है रेजिस्टेंस, हिंदी में इसको बोलते हैं प्रतिरोध। एक सिंबल ऐसा सा भी दिखाई देता है सर, और वो सिंबल ऐसा दिखता है एरो के साथ, ये होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस। ठीक है, कैसा? परिवर्ती प्रतिरोध। यानी ये वाला रेजिस्टेंस वो है जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, 2 ओम, 4 ओम, 1.2 ओम, समथिंग लाइक दैट। लेकिन ये रेजिस्टेंस वेरिएबल होता है, जैसे हमारे लैब्स में रियोस्टेट होते हैं, ठीक है ना। समझ में आई? इनकी वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं। अच्छा, वेरिएबल रेजिस्टेंस का एक सिंबल और होता है जो हमें किताबों में देखने को मिलता है, और वो कुछ ऐसा सा दिखाई देता है। ये भी वेरिएबल रेजिस्टेंस है। अगर हम नेक्स्ट सिंबल की बात करें तो हमको पता है दिस इज व्हाट, ये है एक सेल जिसमें ये बड़ी वाली डंडी जो है ये पॉजिटिव साइड है, छोटी वाली डंडी जो है ये नेगेटिव साइड है। ये तो हमारे पता चल गया, दिस इज अ सिंबल ऑफ सेल। लेकिन एक से ज़्यादा सेल्स को अगर हम जोड़ दें सर, तो दिस विल बिकम अ बैटरी। ये क्या है भैया? एक बैटरी का सिंबल है, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर हमने कहीं सर्किल में ए लिखा हुआ देखा तो इसका मतलब होता है अमीटर। कहीं सर्किट में सर्किल के अंदर वी लिखा हुआ देखा तो इसका मतलब होता है, ये कनेक्टेड है, ठीक है। इसका मतलब होता है वोल्ट मीटर। अमीटर करंट की वैल्यू को नापता है, वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस को मापता है। अमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है, वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल कनेक्शन में कनेक्ट होता है। समझ में आ गई बात? इतनी बातें क्लियर हो गई। इसी तरीके से अगर इस तरीके का सिंबल होगा तो भैया ये स्विच है जो कि ऑफ है, यानी करंट बह नहीं रही है। इसको हम ओपन स्विच भी बोलते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से, अरे स्विच बोल रहा हूँ, हाँ ठीक है, की और स्विच मतलब वही है। अगर इसमें बीच में डॉट बना हुआ है तो ये क्या है भैया? की ऑन है, ठीक है ना। इसका मतलब इसमें करंट बह रही है, इसको हम क्लोज्ड भी बोलते हैं की को। समझ में आ गई इतनी बातें? ठीक है। अब हम आगे की बात करें तो हाँ, एक सिंबल और समझ लो, ये सिंबल हो और चाहे ये सिंबल हो, ठीक है, ऐसा सा प्लस माइनस, ठीक है। तो ये क्या होता है? ये इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल है, ठीक है। बल्ब ठीक से लिख नहीं पा रहा, कोई बात नहीं, समझ में आ गई बात? तो अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। हम बात कर रहे थे पोटेंशियल की, ठीक है ना। पोटेंशियल किसको कहेंगे भाई? तो लिखा है एकांक धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो काम करना पड़ता है उसको हम कहते हैं पोटेंशियल। ज़्यादा दिमाग लगाने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। हमको एक समझ में आ गई बात कि अगर हम यूनिट चार्ज क्यू को इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक ले आए तो उसमें हमको वर्क करना पड़ेगा, ठीक है ना। और वही वर्क हमारे लिए उस पॉइंट का पोटेंशियल कहलाएगा। समझ में आगे बात ना? पोटेंशियल की जो यूनिट होगी दैट विल बी जूल पर कूलॉम। इसको हम लोग एक नाम और से पुकारते हैं, दैट इज व्हाट? वोल्ट। यहाँ पर हमको पोटेंशियल यानी विभव तो किसी बिंदु का पता चल गया। अब हमारी बात नेक्स्ट पॉइंट पर अगर जाए तो हम बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस की। इसकी बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस की, यानी विभवांतर की बात करेंगे, ठीक है ना। जब हम बात कर रहे थे पोटेंशियल की तो हमने कहा चार्ज को कहाँ से लाना है सर? इनफाइनाइट से किसी पॉइंट पर लेकर आना है, और उतने में जो किया गया कार्य होगा यूनिट चार्ज को लेकर आने में, दैट विल बी कॉल्ड पोटेंशियल, ठीक है ना। लेकिन जब हम बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की तो हम कहते हैं मेरे पास एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है। इसी यूनिट चार्ज को पॉइंट ए से बी तक लाने में, यानी किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में चलाने में जो कार्य किया जाएगा दैट विल बी कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दोज टू पॉइंट्स। बात समझ में आई? तो हम पोटेंशियल यानी इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक ले आएंगे तो बोलेंगे, और जब हम दो पॉइंट्स के बीच में किसी को चलाएंगे, चार्ज को, यूनिट चार्ज को ऑब्वियसली चलाएंगे और उसमें जो वर्क करना पड़ेगा दैट विल बी कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, या इसी को बोला जाएगा विभवांतर। इन दोनों की जो एसआई यूनिट होगी बाबू वो वोल्ट होगी, यानी जूल पर कूलॉम, ठीक है ना। समझ में आई? वोल्ट इक्वल्स टू जूल पर कूलॉम। अच्छा, ये रिलेशन यूपी बोर्ड्स में तो पूछता है, 2-3 बार मैंने देखा है
काफ़ी टाइम्स पूछता है कि रिलेशन बिटवीन वोल्ट जूल एंड कूलॉम क्या होता है, 1 नंबर में होता है, यही रिलेशन होता है। अच्छा, इसके साथ एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, 1 वोल्ट की डेफिनेशन तुमसे पूछ सकता है, ठीक है, इसको भी देखते चले भाई साहब। ये 1 वोल्ट क्या होता है, तो हम कहेंगे अगर यूनिट चार्ज को इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक ले आने में 1 जूल काम करना पड़े, कितना काम करना पड़े, 1 जूल, तो जो वोल्ट की वैल्यू आएगी वो 1/1 यानी अल्टीमेटली 1 वोल्ट आ जाएगी। तो हम ये कहते हैं इफ द वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू एनी पॉइंट इज 1 जूल, देन द पोटेंशियल एट दैट पॉइंट विल बी 1 जूल। ठीक है ना, यदि किसी एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य है वो 1 जूल का है, तो उस बिंदु पर जो विभव का मान है वो 1 वोल्ट होगा। अच्छा, सेम गोज फॉर पोटेंशियल डिफरेंस। आप पोटेंशियल डिफरेंस के लिए भी 1 वोल्ट की वैल्यू को लिख सकते हैं, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं आगे की, ठीक, तो नेक्स्ट पेज में हम बात करेंगे ओम के नियम की। देखो भैया, ओम एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बड़ा सिंपल लॉ बताया, मैं तुम्हें बता देता हूँ, सिंपल चीज़ समझो। अगर किसी सर्किट की बात अगर हम करते हैं तो उस सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस अगर 2 पॉइंट्स के बीच में नहीं, जैसे देखो ये तुम्हारा प्लस है और ये तुम्हारा माइनस है, ठीक है, तो ये हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल। आई बात समझ। अगर इन दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया तो इनके बीच में करंट का फ्लो नहीं होगा, ठीक है ना। इन दोनों का पोटेंशियल अगर सेम हो गया तो इनके बीच करंट का फ्लो नहीं हो गया। जैसे ये देखो भाई साहब, यहाँ पर टंकी में पानी ज़्यादा है तभी ये नीचे की तरफ फ्लो करा पा रहा है। अगर वाटर लेवल दोनों जगहों पे सेम हो जाता तो पानी का फ्लो नहीं हो पाता, पानी का फ्लो नहीं हो पाता। इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूँ आगे की, तो अगर 2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस यानी ज़ीरो हो गया, क्या ज़ीरो हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस, यानी दोनों का पोटेंशियल क्या हो गया, वी ए और वी बी का सेम हो गया, ठीक है, वी ए इक्वल्स टू वी बी हुआ तो इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो हो गया। उस केस में इनके बीच में कोई करंट नहीं फ्लो करेगी, इस बात का रखिए आप ध्यान। तो इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं क्या कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। हाँ सर, ये भी कह सकते हैं। तो यहाँ से इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने के लिए हमको एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड दैट विल बी आर। तो V इक्वल्स टू आई आर, ये बेसिस है ओम्स लॉ का। अगर हम इसकी डेफिनेशन देने जाएं तो हम ये कहते हैं किसी सर्किट की फिजिकल स्टेट, अब फिजिकल स्टेट में क्या होगा, उसकी मोटाई हो गई, उसकी लंबाई हो गई, टेम्परेचर हो गया, अगर ये कांस्टेंट रहे किसी भी सर्किट के अंदर तो उस सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस सर्किट के अक्रॉस और उसमें प्रवाहित धारा यानी करंट, विभवांतर और करंट का जो अनुपात होगा दैट विल बी अ कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट होता है रेजिस्टेंस। वो कांस्टेंट क्या होता है भैया, रेजिस्टेंस। समझ में आई। अब यहीं से हम बात कर लेते हैं किसकी, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस किसी वायर की क्या है भाई, प्रॉपर्टी है, वायर की प्रॉपर्टी है। बेसिकली ये वायर की जो प्रॉपर्टी होती है ना, ये क्या करती है, ये वायर की प्रॉपर्टी करंट को यानी करंट के फ्लो को अपोज करती है। क्या करेगी, अपोज करेगी। माने जिस भी सर्किट की रेजिस्टेंस हाई होगी उस सर्किट में करंट क्या होगा, लो होगा, ठीक है। हाँ, आधे घंटे 45 मिनट में अगर मैं चैप्टर खत्म करना चाहूँ तो मेरे को इसी स्पीड में जाना पड़ेगा। समझ में आ रही बात। अगर रेजिस्टेंस हाई है तो उसका पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल कह रहा हूँ, उसका करंट क्या होगा, लो होगा, ठीक है। और अगर मैं रेजिस्टेंस के फॉर्मूले की बात करता हूँ तब हमें पहले ही ओम ने बता दिया कि भाई किसी भी सर्किट का जो रेजिस्टेंस होता है वो सर्किट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और उसमें जो करंट का फ्लो होता है उसके रेशियो के बराबर होती है। ये एक कांस्टेंट वैल्यू है किसी गिवन फिजिकल स्टेट में किसी भी सर्किट के लिए, ठीक है ना। अब अगर मैं इसके एसआई यूनिट की बात करूं तब वोल्ट पर एम्पियर इसकी एसआई यूनिट होगी, जिसको हम ओम भी कहते हैं और उसके लिए सिंबल यूज करते हैं ओमेगा। बात समझ में आई। अब इसी के नेक्स्ट अगर हम टॉपिक इसकी बात अगर हम करते हैं, देखो बहुत ध्यान से समझो, ये सारी चीज़ें तो है, ठीक है। अगर हम इसी के नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं कि भैया इन रेजिस्टेंसेस को हम कंबाइन कैसे करेंगे, सर इन रेजिस्टेंसेस को हम कंबाइन कैसे करेंगे, इन रेजिस्टेंस को हमको कंबाइन भी करना पड़ता है। तो इसको कंबाइन करने के भाई 2 तरीके हैं अपने पास, ठीक है। एक ये वाला तरीका है, R1 एक रेजिस्टेंस हो गया, R2 एक दूसरा रेजिस्टेंस हो गया। इसको हम सीरीज कॉम्बिनेशन यानी श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। समझ में आ गई बात। श्रेणी क्रम संयोजन की खास बात क्या है भाई, सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर
करंट जो है वो दोनों ही रेजिस्टेंसेस में सेम होगी, माने इधर भी आई करंट इधर भी आई करंट। लेकिन इन दोनों रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस में, एक सेकेंड, इन दोनों रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा बाबू, वो अलग अलग होगा, ठीक है ना। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1 होगा, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V2 होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जहाँ पर दो टर्मिनल दिखाई देते हैं वहाँ पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ देखो, ये दो टर्मिनल दिखे तो यहाँ पर एक पोटेंशियल ड्रॉप, ये दो टर्मिनल दिखे तो यहाँ पर एक पोटेंशियल ड्रॉप, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि भाई सीरीज कॉम्बिनेशन कौन सा कॉम्बिनेशन है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन वो कॉम्बिनेशन है जहाँ पर दो रेजिस्टेंसेस इस तरह जुड़े हों कि उनमें करंट सेम हो जाए और उनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाए, अलग अलग हो जाए। आपके लिए इसका फॉर्मूला डेरिवेट करने का क्वेश्चन आ सकता है। अगर हम ये बात करते हैं दिस इज R1, इसके अक्रॉस V2 पोटेंशियल है, V1 पोटेंशियल है, R1 के अक्रॉस क्या है, V1 पोटेंशियल है, इसके अक्रॉस V2 पोटेंशियल है। तो हम बात कर रहे हैं कि R1 में जो करंट जाएगी वो भी I होगी और R2 में जो करंट जाएगी वो भी I ही होगी। अगर मैं कॉम्बिनेशन की बात करूं, अगर बैटरी का पोटेंशियल V है बाबू, तो टोटल पोटेंशियल V1 प्लस V2 जो है वो V के ही बराबर होगा। यहाँ से अगर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि V इक्वल्स टू V1 प्लस V2, और सिंस ओम्स लॉ से V इक्वल्स टू IR, टोटल रेजिस्टेंस, इसको हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहते हैं। V1 इक्वल्स टू I R1, क्योंकि V1 के अक्रॉस V1 R1 के अक्रॉस था, और V2 इक्वल्स टू I R2। यहाँ से हम I दोनों साइड से कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास बचा R1 प्लस R2, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, ये है IR, I से I कटेगा और हमारे पास जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा R इक्वल्स टू R1 प्लस R2। यहाँ पर R क्या है, R है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, यानी तुल्य प्रतिरोध। अब ये तुल्य प्रतिरोध क्या है भाई, ये वो रेजिस्टेंस है जिनको इन दोनों की जगह पर अगर लगा दिया जाए तो ये सेम रेजिस्टेंस ही प्रोवाइड करेगा जो ये दोनों मिलकर सर्किट को प्रोवाइड कर रहे थे। ये था हमारे सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला, माने सीरीज कॉम्बिनेशन में जितने भी कॉम्बाइन हो उनको सबको जोड़ डालो एक तरफ से, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज होती है पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर कोई रेजिस्टेंस ऐसे जुड़े हों भाई, अगर, एक मिनट के लिए वेट करिए आप लोग, ठीक है। अगर हमारे पास कोई रेजिस्टेंस इस तरह से जुड़ा हुआ हो, ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये दूसरा रेजिस्टेंस है, दिस इज R1, दिस इज R2। तो ध्यान से देखो, इन दोनों के टर्मिनल सेम है, दूसरे कलर के पेन को यूज कर लूँ अगर मैं, तो इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल सेम हो जाएगा, लेकिन इनकी सिंस जो है पाथ डिफरेंट है, तो इन दोनों के अक्रॉस, एक के अक्रॉस I1 करंट जाएगी तो दूसरे के अक्रॉस I2 करंट जाएगी, यानी इन दोनों की वैल्यूज में, मतलब R1 और R2 करंट के अंदर जो है, R1 और R2 रेजिस्टेंसेस के अंदर करंट की वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी। अगर हम बात करते हैं, हाँ, तो अगर हम बात करते हैं भाई कि इसके अक्रॉस अगर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं तो दोनों रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस करंट डिफरेंट होगी, लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट विल बी सेम, दैट विल बी द सेम। तो अगर अगर हम आगे की बात करें, इफ वी टॉक फर्दर, तो हम ये देखेंगे सर कि मेरे पास दो रेजिस्टेंसेस जो हैं आपस में वो जुड़े हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर, ठीक है। इफ इट इज R1, ये है R1 और ये है तुम्हारा R2, ठीक है ना सर। तो और इसमें करंट I है, इस पे करंट I1 जा रही है और इसमें I2 जा रही है। तो हम ये कह सकते हैं सर कि I इक्वल्स टू I1 प्लस I2। और अगर हम नेक्स्ट पेज में इसी की बात करें तो विल टॉक अबाउट I इक्वल्स टू I1 प्लस I2। और हमें फिर आगे पता है सर कि I बराबर होता है V अपॉन R, ओम्स लॉ से I1 V अपॉन R1 प्लस I2 V अपॉन R2, इसलिए क्योंकि R1 और R2 दोनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज V। अब यहाँ सर आप आगे देख लीजिए कि यहाँ से V बाई R और यहाँ से V ले लिया हमने कॉमन, और यहाँ पर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 बना, तो यहाँ पर जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आएगा वो ये V कट जाएगा, 1 अपॉन R इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। आई समझ? तो दिस विल बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। तो
इसका मतलब ये है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऑब्वियसली इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू थोड़ी सी कम होगी, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के, ठीक। तो यहाँ पर हमने आपसे बात कर ली इसकी। अब हम यहाँ पर एक चीज़ देखो यार, रेजिस्टेंस की निर्भरता, डिपेंडेंसी किस पे है। तो सबसे पहली चीज़ देखो, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ दी वायर के, जितनी लंबी लेंथ होगी। तो यहाँ पर सिंपल चीज़ है, देखिए ज़रा, अगर मैं थोड़ा इसकी हाईलाइटिंग बना दूँ, ठीक है। व्हाट इज़ दिस, कोई बात नहीं, ये काम की चीज़ नहीं है, दिस इज, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा इसको मोटा करूँ, देखो ध्यान से, तो ये क्या है सर, तो ये है, थिकनेस थोड़ी सी बढ़ाते हैं इसकी, ठीक। तो ये क्या है तुम्हारी, हम्म हम्म, तो ये क्या है, ये है आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, और आर इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। अगर हम क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात करते हैं, तब उस केस के अंदर क्रॉस सेक्शनल एरिया किसको कहते हैं सर, तो अगर ये मेरा कोई वायर है, तो इसका ये जो वायर है ना, इसका ये वाला जो गोल वाला एरिया होता है, समझो बात को, इफ दिस इज अ वायर, तो ये जो गोल वाला एरिया होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। क्रॉस सेक्शनल एरिया जितना कम होगा, रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा, यानी पतले वायर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। अगर इन दोनों कंडीशन को मिला लिया जाए, तो हमारे पास बनता है आर इज प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए, और यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के लिए हमने एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई किया है, जिसको हम रो बोलते हैं। ये रो क्या होगा, इस रो को हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलेंगे। इसका फॉर्मूला आएगा आर ए अपॉन में एल, यानी अगर हम एल की वैल्यू को 1 और ए की वैल्यू को 1 कर दें, तो रो इक्वल्स टू आर हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, या विशिष्ट प्रतिरोध हिंदी में बोला जाए, ठीक है ना। अब अगर विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा देखी जाए, तब विशिष्ट प्रतिरोध किसको कहते हैं, तो अगर हम एल की वैल्यू को 1 कर दें, ए की वैल्यू को 1 कर दें, तो जितना आर आएगा उतना ही रो होगा। तो हम कहेंगे द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ एनी वायर इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ दैट वायर प्रोवाइडेड that the length of that wire will be unit and the cross sectional area is also unit। किसी भी तार का जो विशिष्ट प्रतिरोध है, वो उस तार के प्रतिरोध के बराबर होगा, जब तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी एक हो और तार की लंबाई भी एक हो। इसका सीधा मतलब है कि दो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है, वो डिपेंड करता है मटेरियल ऑफ वायर पर, ठीक है ना। अगर हम नेक्स्ट स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इससे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं, न्यूमेरिकल्स हम डील करेंगे किसी और वीडियोस के अंदर, किसी और वीडियो में। अभी बढ़ते हैं आगे, इस चीज़ को हम लोगों ने कर लिया है कंप्लीट। नेक्स्ट पॉइंट इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा, हीटिंग इफेक्ट से पहले सर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को समझ लेते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी, देखो भैया, ऐसा है कि हम लगाते हैं किसी भी सर्किट में बैटरी, ठीक है ना। ये बैटरी करती है वर्क, और ये वर्क क्यों करती है, ताकि ये यूनिट चार्ज को या किसी भी चार्ज को पूरे सर्किट में घुमा सके। तो इसका मतलब बैटरी द्वारा किसी भी चार्ज को पूरे सर्किट में चलाने के लिए जो वर्क किया जाएगा, दैट विल बी कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज डिफाइंड एज द वर्क डन to move to move the charge throughout the circuit। move the charge कहाँ पर भैया, तो move the charge throughout the circuit, ठीक है ना, throughout the circuit, ठीक। हाँ, राइटिंग के लिए बॉदर मत होना, समझ में आ रही बात। तो इसका मतलब ये है कि जो यूनिट चार्ज को चलाने में किया गया वर्क है, यूनिट चार्ज को चलाने में नहीं, जो चार्ज को दिए गए चार्ज को चलाने में किया गया वर्क है पूरे सर्किट में, उसको हम बोलेंगे क्या भैया, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब एनर्जी वर्क है, और वर्क अगर मैं डब्ल्यू बाई क्यू वाले फॉर्मूले से जाऊं, तो वो बन जाता है क्यू बी। कहाँ से आया भाई, ये यहाँ से आया, देखो समझ में आ रही बात। दिस इज द मेन थिंग, ठीक है, इतनी बात समझ गए। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि भैया आगे क्या किया जा सकता है, तो आगे ये किया जा सकता है कि W इक्वल्स टू होता है क्यू वी, और Q की अगर हम बात करें, तो हमारे पास एक फॉर्मूला और था, I इक्वल्स टू क्यू बाई टी। तो यहाँ पर Q बन जाता है आई टी। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनेगी, कि आई टी को उठा करके अगर मैं यहाँ रख दूं, तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मेरी बनेगी सर, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मेरी बन जाएगी W इक्वल्स टू वी आई टी जूल। समझ में आई बात। और इसी को अगर हम कैलोरी में कन्वर्ट करना चाहेंगे,
तो वो हम आगे कन्वर्ट करेंगे सर। अब यहाँ से हम ओम्स लॉ लगा लगा करके इसके डिफरेंट फार्मूले देख सकते हैं। पहला फार्मूला इसका क्या है भैया? पहला फार्मूला है W इक्वल्स टू वी आई टी, ये है जूल में, ठीक है ना। अगर मैं समझने की कोशिश करूं कि भाई V क्या है, तो V होता है हमारा आई आर। अगर मैं यही आई आर यहाँ रख दूं तो W बनता है आई स्क्वायर आर टी। ये भी किस में होगा? जूल में होगा। अगर मैं I की वैल्यू देखूं यहाँ से तो वो बनता है V बाई आर। तो हमारे पास V बनता है V स्क्वायर अपॉन में एक आर, तो अपॉन में आर स्क्वायर आएगा, लेकिन ये आर स्क्वायर जो है ये इस वाले आर से कट जाएगा। मतलब समझ रहे हो, एक आर से ये वाला आर कटेगा और यहाँ पर टी बनेगा। तो हमारे पास जो दूसरा फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा वी स्क्वायर अपॉन में आर इंटू टी। समझ में आ गई बात? तो ये हो गया तुम्हारा 3 फॉर्मूला किसका भैया? ये भी जूल में है, किसका? इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, ठीक है। तो वी आई टी आई स्क्वायर आर टी वी स्क्वायर अपॉन में आर इंटू टी। जिस भी बेसिस पर न्यूमेरिकल आएगा आपको उस हिसाब से कर लेना है, वैल्यूज चेंज कर करके। अब अगर हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात कर ही ली है सर, तो हम यहीं पर लगे हाथ इलेक्ट्रिक पावर की बात कर लेते हैं। पावर क्या होता है भैया? यूनिट टाइम में कंज्यूम्ड एनर्जी को, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है सर, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है जो यूनिट टाइम में एनर्जी कंज्यूम करता है, हमारे पास एक गिवन इंस्ट्रूमेंट है, वो यूनिट टाइम के अंदर जितनी भी एनर्जी को कंज्यूम करेगा दैट विल बी कॉल्ड पावर। अब यहाँ पर क्या है? तो पावर में अगर मैं वी आई टी अपॉन में टी करूं तो टी से टी कटेगा और पावर हमारा बनेगा V इंटू आई। पावर की जो यूनिट बनती है वो बनती है जूल पर सेकेंड, जिसको हम कहते हैं वॉट। ध्यान ये रखना है कि जहाँ जहाँ एनर्जी है वहाँ एनर्जी के फॉर्मूले से हमको क्या हटा देना है? टी हटा देना है, क्योंकि टी बेसिकली कट जाएगा। यहाँ देखो ये कट ही गया है ना, तो कट जाएगा। तो इस वजह से तो पावर के अगर मैं फॉर्मूले देखूंगा तो देखो भैया वी आई टी, तो यहाँ पर आ जाएगा V, ठीक है ना, वॉट, वी आई वॉट, फिर पावर बनता है आई स्क्वायर आर टी, तो यहाँ पर बनेगा आई स्क्वायर आर वॉट, ठीक है ना। इसी तरीके से वी स्क्वायर अपॉन में आर इंटू टी, तो वी स्क्वायर अपॉन में आर, ये भी हो गया वॉट। तो हमने बात कर ली इलेक्ट्रिक पावर की, यूनिट टाइम में कंज्यूम्ड एनर्जी को इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं, ठीक है ना। अब हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर आते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की। भाई साहब बात समझिएगा, अगर हमारे पास एक वायर है, ठीक है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन यहाँ से मोशन कर रहा है और यहाँ जा रहा है, ये पॉजिटिव टर्मिनल या नेगेटिव टर्मिनल। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे ही सीधा सीधा मोशन नहीं करता सर, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है सर? इलेक्ट्रॉन सीधा सीधा मोशन कभी नहीं करेगा। इफ़ यू हैव दिस टनल ऑफ वायर ना, तो इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से निकला है तो ये यहाँ किसी से टकराएगा, क्योंकि देयर आर सो मेनी एटम्स मटेरियल एंड डिफरेंट थिंग। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ टकराएगा, टकरा करके अपनी एनर्जी लूज कर देता है। देखो यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल। शॉर्ट में समझो, इलेक्ट्रॉन्स को अगर हमने पोटेंशियल दिया तो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ उसका अट्रैक्शन हुआ और उस अट्रैक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन को मिली काइनेटिक एनर्जी। उस काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ा, लेकिन वो किसी से टकरा गया, तो फिर उसने वो एनर्जी कर दी लूज। और जैसे ही उसने वो एनर्जी लूज कर दी सर, फिर उसके तुरंत बाद उसको फिर, ये देखो ये तो लगा हुआ है, तो ये क्या किया इसने? फिर से इसको काइनेटिक एनर्जी दी। अब इलेक्ट्रॉन फिर किसी और से टकराया, थोड़ी दूर चलने के बाद फिर उसने अपनी एनर्जी को लूज कर दिया। फिर यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल, फिर इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेगा, फिर टकराएगा, और ऐसे टकराते टकराते, इसका मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आते आते जो है इलेक्ट्रॉन को, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आते आते इलेक्ट्रॉन को मल्टीपल कोलिजन यानी मल्टीपल टक्कर जो है होते हैं, और हर टक्कर में एनर्जी लूज होती है। ये जो एनर्जी लूज होती है यही वायर को कर देती है गर्म, ठीक है ना। और चूंकि ये लूज एनर्जी जो है वो हीट जनरेट करती है, इसीलिए इस प्रोसेस को हम कहते हैं कि सर ये एक प्रोसेस है जिसको कहा जाता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है सर? तो हम एक बात समझ लेते हैं कि भैया जो एनर्जी लूज हुई उसी को हमने हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहा। अब हीट जो लूज हुई वो क्या है सर? तो वो क्या है? वो जो हीट जो जनरेट हुई वो भी क्या है? वो भी वर्क ही है ना सर। तो जहां जहां वर्क का फॉर्मूला है वहां वहां जो है हम क्या करते हैं? हीट लगा देते हैं। समझ में आई बात ना? तो हीट का जब फॉर्मूला देखेंगे तब, हीट का जब हम फॉर्मूला देखते हैं तब उस केस में, हीट के फॉर्मूले के केस में भी क्या होता है? हीट के फॉर्मूले के केस में भी हमारे पास होता है आई स्क्वायर आर टी, ठीक है ना। हीट के केस में भी होता है वी आई टी,
और वी स्क्वायर अपॉन में आर इंटू टी। समझ में आ गई बात? तो दिस इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा हाँ, एक चीज़ और समझ लीजिए, अगर ये सारी चीज़ें आती हैं तो हमको जूल और कैलोरी में रिलेशन भी आना चाहिए। तो अगर हम जूल को 4.18 से डिवाइड कर देते हैं तो हमको मिल जाती है कैलोरी। बात समझ में आ गई ना? तो अगर मैं हीट की बात करूं कैलोरी में, तो हीट इक्वल्स टू वी आई टी, कहीं कहीं 4.18 और कहीं कहीं 4.2, ये हो गई तुम्हारी कैलोरी। बात समझ में आ, ठीक सर। तो जहाँ जहाँ भी ये फॉर्मूले हैं वहाँ पर आप क्या करिए भाई, आई स्क्वायर आर टी आपको दिया है, इसको डिवाइड कर दीजिए 4.18 से, ठीक है ना? तो ये भी क्या बन जाता है, कहीं कहीं 4.2 से भी डिवाइड किया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है? चलिए सर, अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, दैट विल बी द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे आई गेस। हाँ, इसको क्या बोला जाता है, थोड़ा सा इधर चलते हैं सर। किलोवाट आवर की हम बात कर रहे होते हैं, ठीक है? किलोवाट आवर का मतलब क्या होता है सर? तो देखो यार, जब भी हम घरों में चल जाने वाली बिजली की बात करते हैं, तो वो घरों में जो जाने वाली बिजली है ना सर, तो वो बिजली कभी भी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी की जो भी मेजरमेंट करते हैं वो किसके बेसिस पे करते हैं, वो हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बेसिस पर करते हैं। समझ में आई बात? किसके बेसिस पे करते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बेसिस पे करते हैं। और इसके लिए एक बहुत बेहतरीन यूनिट हमको मिली है, एंड दैट इज व्हाट, दैट इज किलो वाट आवर। किसकी बात कर रहे हैं हम? किलोवाट आवर की बात कर रहे हैं। तो अब तुमसे कहा जाए कि किलोवाट आवर क्या होता है, तो अगर किलोवाट आवर जो है वो एनर्जी होती है जो कोई 1000 वॉट का इंस्ट्रूमेंट 1 घंटे में कंज्यूम करता है। इसका मतलब क्या? अगर किसी इंस्ट्रूमेंट की पावर 1 किलो वॉट है और वो 1 घंटे तक चलता है, तो उसके द्वारा जो एनर्जी कंज्यूम होगी वो 1 किलोवाट आवर होगी। अच्छा, और ये जो किलोवाट आवर है, इस किलोवाट आवर को हम लोग BTU यानी बोर्ड्स ऑफ ट्रेड यूनिट, या केवल घरों में इसको यूनिट के नाम से भी बुलाया जाता है। इसका मतलब अगर 1000 वॉट का कोई इंस्ट्रूमेंट 1 घंटे तक चलता है तो जो खर्च हुई बिजली है वो 1 यूनिट होती है। समझ में आई? अब 1 यूनिट की बात हम कर चुके हैं। 1 यूनिट की अगर हम बात करें तो हमको ये पता है कि भैया 1 किलोवाट आवर की हम बात करें तो इसका मतलब होता है 1000 वॉट इंटू, अगर हम इसको सेकंड में कन्वर्ट करें आर को, तो 3600 सेकंड होते हैं। और अगर मैं ये बात करूं तो ये 3600, देखो, एक दो तीन, यानी टोटल 5 वॉट सेकंड। समझ में आई बात? और वॉट सेकंड का मतलब होता है जूल। इसका मतलब अगर हम बात करने जाएं कि सर क्या है, तुम कहोगे सर 1 किलोवाट आर की अगर हम बात करें तो वो 36 इंटू 10⁵ जूल के बराबर होता है, या 1 किलोवाट आर जो होगा वो 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होगा। समझ में आई बात? तो एक बार अगर हम चीज़ों को पीछे की तरफ चले, अच्छा देखिए आगे हमारे पास क्या है, तो दिस इज मैग्नेटिक इफेक्ट, ये इस चैप्टर के लिए नहीं है। अगर हम पीछे से चलें, एक बार बात करना स्टार्ट करें, तो हमने बात करी किसकी, तो सर हमने चार्जेस की बात करी कि चार्ज क्या होता है भैया। तो चार्ज बेसिक क्वांटिटी होती है, आपको चार्ज के बारे में हमने बात कर ली थी, ठीक है? चार्जेस के प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने चर्चा करी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और एडिटिविटी ऑफ चार्ज के बारे में बात करा। इसके बाद हमने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात करी है, ठीक है ना? इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात करने के बाद हमने फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात करी, हमने बाइंडिंग एनर्जी के बारे में बात करी। इलेक्ट्रिक करंट के बाद इलेक्ट्रिक सर्किट्स और उनके सिंबल्स के बारे में बात करी। इसके बाद हमने पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंसेस के बारे में बात करी। इसके बाद हमने ओम्स लॉ और रेजिस्टेंस के बारे में बात करी। रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध, उनकी डिपेंडेंसी यानी विशिष्ट प्रतिरोध यानी रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बारे में बात करी, ठीक है ना? इसके बाद हमने उनके कॉम्बिनेशंस के बारे में चर्चा करी।
कॉम्बिनेशन, तुम्हारे सीरीज़ कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके बाद हमने बात करी है इनकी हीटिंग इफ़ेक्ट की। हीटिंग इफ़ेक्ट से पहले हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी की चर्चा करी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बाद हमने इलेक्ट्रिक पावर की चर्चा करी। शक्ति के फॉर्मूले देखो, P बराबर वी आई, P बराबर आई स्क्वायर आर, वी स्क्वायर अपॉन आर। और लास्ट में हमने बात कर ली किलोवाट आर की। अच्छा, एक बात और समझ लीजिएगा, इलेक्ट्रिक करंट की जो हीटिंग इफ़ेक्ट है इसमें बहुत, इसकी बेसिस पर बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स बने हैं। जैसे इलेक्ट्रिक हीटर हो गया तुम्हारा, ठीक है ना, प्रेस हो गया, ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट हैं, ठीक है ना, ये सारे इंस्ट्रूमेंट जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के हीटिंग इफ़ेक्ट वाले ही प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके बनाए गए हैं। तो आज की क्लास बस यहीं तक, ठीक है। 45 टू 46 मिनट्स के अंदर हमने पूरे चैप्टर को कवर करने की कोशिश करी है, ठीक है। और मैं आगे की वीडियोस लाऊंगा नेक्स्ट चैप्टर्स के लिए। ऐसी ही वीडियोस रहेंगे जिसमें शॉर्ट में सारी चीज़ें समझाई जा सके। 45-50 मिनट में ऑब्वियसली इतने बड़े चैप्टर को कवर करना बेसिकली बहुत आसान नहीं होता, बट आई ट्राइड माय बेस्ट कि मैं आपको सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें दे दूँ। हाँ, इसमें 2 चीज़ें रह गई हैं, बेसिकली एक चीज़ रह गई इस चैप्टर में, दैट इज़ इलेक्ट्रिक मोटर। मोटर मैं कहीं एक शॉर्ट बना करके अपलोड कर दूँगा, जिसके अंदर मैं शॉर्ट वीडियो बना करके अपलोड कर दूँगा, जिसके अंदर मैं मोटर के बेसिकली कंस्ट्रक्शन और उसके वर्किंग और उसके डायग्राम्स, इन सारी चीज़ों पर चर्चा कर लूँगा, ठीक है ना। इसके बाद के जो वीडियोज़ आएँगे वो बाकी नेक्स्ट चैप्टर पे आएँगे। हाँ, और वीडियोज़ बना करके इनके इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चंस की भी चर्चा कर लेंगे, ठीक है ना। बस दैट्स इट फॉर टुडे। होप यू विल स्टडी, रिवाइज करिए और अपने जो भी आपके विचार हैं उसको कमेंट डाउन करिएगा, ठीक है ना। वीडियो को शेयर करिए और उन तक पहुंचाइए जिनको इनकी आवश्यकता है। बाकी डू लाइक एंड सब्सक्राइब, चैनल को शेयर करिए और अपने थॉट्स कमेंट डाउन करिए। थैंक यू, साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, बाय बाय।